पर आप सबको को स्वागत करता हूं आज के रैपिड फायर सीरीज के एपिसोड 4 में। तो चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम आपसे सवाल पूछे थे कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसका आंसर हम आपको एपिसोड 3 में पूछे थे, तो देख लीजिए उसका आंसर हम बता दे रहे हैं। उसका सही आंसर है कोजीत। जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे एपिसोड 3 में, उसका सही आंसर है कोजीत। ये ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। आज के आप लोगों का सवाल है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के हम अगला सीरीज हम आपसे शुरू करते हैं। तो हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो हम आज आपको बताने वाले हैं, जैसे हम डेली ही हिस्ट्री में एक टॉपिक उठाते हैं जिसको विस्तार से बहुत ही फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो कि इतना डीप हम करते हैं एक्सप्लेनेशन कि आप लोग कोई भी बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्त, आज स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जानिए लॉर्ड कैनिंग कौन थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में एक वायसराय के रूप में पद पर आए थे, जिनका शासनकाल 1856 से लेकर के 62 तक था। इन्होंने 6 वर्षों तक भारत में वायसराय के पद पर आसीन हुए थे। कि लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आए थे, लेकिन ये अंतिम गवर्नर जनरल बन के रह गया। इन्हें सबसे पहला भारत में वायसराय के रूप में इन्हें पद पर नियुक्त किया गया था। वायसराय बनने के बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62 में बहुत सारे काम भी किए। तो उन सभी हम कामों के बारे में डेट वाइज देख लेते हैं क्या है। जैसे कि सबसे शुरुआती दिनों में देख लीजिए 1856 में लॉर्ड कैनिंग जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहायता से 1856 में लॉर्ड कैनिंग ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किए थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसलिए था क्योंकि अगर कोई महिला महिला का पति अगर मर जाता था तो महिला विधवा हो जाती थी। वैसे कारण में कोई भी महिला दोबारा शादी नहीं कर पाती थी, विधवा ही रह जाती थी। तो इसी भी नियम को तोड़ने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसे पारित कराया और अंतिम रूप से 1856 में इस नियम को हटा दिया गया। उसके बाद से कोई भी विधवा महिला फिर दोबारा शादी कर सकती थी। इसको तोड़ने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने खुद अपनी बहू को सबसे पहले शादी करवाया था। उसके बाद है 1856 में, इसके बाद है कि 1856 में ही पैतृक संपत्ति कानून भी आया था। पैतृक संपत्ति कानून क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन करने के बाद उसे अपने संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे निकाला नहीं जाएगा। 1857 के हम डेट में देख लेते हैं कि जब 1857 का समय आया, इसमें भारत में बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर के आया था। आपको पता होगा 1857 के क्रांति के बारे में कि 10 मई 1857 को मेरठ से बहुत बड़ी भारत के स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम हुआ था। इसमें हम 1857 के क्रांति के लिए अगले एपिसोड में एक इस पर ही खास टॉपिक बना करके आप लोग के सामने लाएंगे। तो इसमें सिर्फ ये जानिए कि 1857 में स्वतंत्रता क्रांति हुआ था कैनिंग के समय में ही। जब ये 1857 में ये क्रांति हुआ तो इतना ज्यादा भारत में अशांति फैल गया कि जो ब्रिटिश महारानी थी उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि अब हम भारत में कंपनियों के हाथों द्वारा शासन नहीं चलने देंगे। और फाइनली 1858 में एक अधिनियम बन के आया। उस अधिनियम में कहा गया था साफ तौर पर कि अब कंपनी द्वारा भारत में शासन नहीं चलाया जाएगा और उस शासन को सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब कि इंग्लैंड के जो महारानी थी अब वो डायरेक्ट खुद ही इंग्लैंड से शासन करेंगी और अपना नियम हमेशा लाती रहती थी और वही चलाए 1858 के बाद। इसी 1858 के अधिनियम में ये मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। 1858 के ये बीतने के बाद फिर इसी के बाद 1858 में ही एक दंड संहिता अधिनियम कानून को भी लाया गया, जिसे हम लोग इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे, उसे भी लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के इतने काम हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि 1857 के क्रांति होना, इन्हें प्रथम वायसराय नियुक्त किया जाना, इन्हीं के समय में दंड संहिता कानून बनना, जैसे विधवा पुनर्विवाह नियम को लागू करना। अगला सवाल है हमारा पृथ्वी की संरचना। इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है पूरा पृथ्वी था शुरुआती दिनों में। इसमें पृथ्वी पूरे तरीके से, अगर बीच में ये पूरा मिट्टी वाला पृथ्वी है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ये पूरा मिट्टी है, इधर पूरा जल भर रहता था, पानी, ठीक है।
तो जो मिट्टी वाली हिस्सा ये पृथ्वी थी जिस पर लोग मनुष्य निवास करते थे, जीव जंतु, इसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, पैंजिया। और जो जल वाला हिस्सा था इसको पैंथालासा के नाम से हम लोग जानते थे, पैंथालासा। ये क्या हुआ कि आगे चल करके यही पृथ्वी दो भागों में बट गया। इसको ध्यान से समझिएगा, दो भागों में फिर ये बट गया। जो ऊपर वाला हिस्सा लोरेंसिया के नाम से कहलाया, लोरेंसिया के नाम से कहलाया, और नीचे वाला गोंडवाना के नाम से कहलाया। ये जब गोंडवाना ये दो हिस्सों में बटा, जो पृथ्वी थी उसके कुछ कुछ टुकड़े जहां तहां बिखर गए। इसके कुछ कुछ, जैसे ऊपर वाला हिस्सा, जैसे पृथ्वी टूटा तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ऐसे टूट गया। ये टूटा जब, इसको हम और साफ तरीके से लिखते हैं, ये जब टूटा, ये ऊपर वाला लोरेंसिया पार्ट है और नीचे वाला गोंडवाना पार्ट है। तो इसमें पृथ्वी जब टूटा तो यहाँ पर ये देखिए एशिया, ये है यूरोप, ये है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर अफ्रीका है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से अफ्रीका था ना, अफ्रीका के जो कुछ हिस्सा था यहाँ पर, ये हिस्सा आगे चल करके आगे समय में यहाँ से टूट करके यहाँ पर आकर के आगे यहाँ पर ऐसे लग गया। तो ये जो अफ्रीका से जो कुछ जमीन आगे टूट करके जाके एशिया में जो सट गया, ये भारत था। यही ये भारत है, जो आज का जो भारत देश है, ये एशिया में नहीं था। ये जब टूटा था तो ये अफ्रीका का हिस्सा था। अफ्रीका से टूट करके ये एशिया में सबसे निचले वाले हिस्से में आकर के यहाँ पर ऐसे लग गया। तो ध्यान से देखिएगा कि जिस लाइन के द्वारा हम लोरेंसिया और गोंडवाना को अलग किए हैं, उसमें देखिएगा कि भारत गोंडवाना का भाग नजर आ रहा है, जबकि एशिया पूरा लोरेंसिया का भाग है। इसीलिए एग्जाम में साफ तौर पर पूछा जाता है किसे, एशिया किस भाग का हिस्सा है, तो लोरेंसिया का। जबकि अगर ये पूछा जाए कि भारत किस भाग का हिस्सा है, तो ये गोंडवाना का हिस्सा है। ये साफ तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत एशिया में जरूर आता है, लेकिन भारत गोंडवाना का हिस्सा है। फिर देखिए जब ये 7 भागों में, 7 महादेश में ये टूट जाता है, और 7 महासागर में भी जल भी बट जाता है। जैसे कि इधर का हिस्सा पूरा देखिएगा, ये आपको प्रशांत महासागर नजर आएगा, प्रशांत महासागर। इधर भी ये टूटेगा, इधर भी प्रशांत महासागर है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये दो तरफ प्रशांत कैसे हुआ अभी हम दिखाते हैं आपको। ये बीच में आपको अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ये आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। और ऊपर में आर्कटिक महासागर है, ये वाला है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसको ध्यान से समझिएगा, प्रशांत महासागर इधर इधर दोनों तरफ इसलिए है क्योंकि ये पूरा पृथ्वी गोल है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर ये मान लीजिए कोई गोल है, अब इसको, ये जो मेरा नाखून है अभी वो पूरा समझिए एक साथ जुटा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे हटा दें तो हटेगा तो आधा नाखून इधर आएगा, आधा नाखून इधर आएगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी भी दो भागों में अगर हम इसको बांट के देख रहे हैं, तो आधा प्रशांत महासागर इधर और आधा इधर आ चुका है। ठीक है, तो इसे अगर सटाइएगा तो फिर एक साथ हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से समझा देते हैं, जैसा कि देखिए ये पृथ्वी है, तो अगर हम इधर पूरा प्रशांत महासागर को ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, यहाँ पर यूरोप आ जाएगा, अफ्रीका। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पर प्रशांत महासागर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर इसको दो भागों में बांटिएगा, तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी साउथ प्रशांत महासागर। बीच में यहाँ पर फिर आपको अटलांटिक होगा, अटलांटिक को भी बांटिएगा तो उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक, नीचे में यहाँ पर है फिर आपका हिंद महासागर, और यहाँ पर है अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ऊपर में है आर्कटिक। तो ये देखिए 7 महासागर, महासागर और 7 महादेश, आपको 7 महादेश महासागर मिल जाएगा। ठीक है, 7 महादेश का नाम है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नीचे में आ जाइए तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और फिर एक अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी महादेश के रूप में आता है, लेकिन ये गतिशील महादेश के रूप में नाम में जाना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा बर्फ से भरा हुआ है, यहाँ पर हमेशा बर्फ पिघलते रहती है, इससे आकार इसका पता नहीं चलता है कि कब कहाँ पर ये चला गया। ठीक है, इसलिए इसको परिवर्तन का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7 महादेश और 7 महासागर आप लोग देख लिए। जो ये प्रशांत महासागर है, अब इसको समझिएगा, जो ये प्रशांत महासागर है इधर और इधर में,
तो प्रशांत, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये प्रशांत महासागर, इस प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है? ये मूंगा द्वारा बना होता है। एक समुद्री जीव होता है मूंगा, उसके ही द्वारा बहुत सारे मूंगा मिल करके यहाँ पर एक बहुत चौड़ी मोटी कैल्शियम कार्बोनेट की पत्थर का दीवार का निर्माण कर देता है। उसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पास में ही प्रशांत महासागर के नीचे में पश्चिमी साइड में, दक्षिण पश्चिमी साइड में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ का पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में इसका निर्माण किया गया है मूंगा द्वारा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरी खाई, जिसको हम लोग सबसे जो गहरा खाई है प्रशांत महासागर का, वो है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई प्रशांत महासागर में ही है 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर सबसे गहरी। और यहाँ हिंद महासागर है। हिंद महासागर की सबसे बड़ी जो गहराई है, जिसको हम लोग सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, इसकी 8,300 कुछ समथिंग, मतलब 8,000 के आसपास इसकी गहराई है। इसका है 11,022 मीटर। यह है मेरियाना गर्त। मेरियाना ये है प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई, ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई। तो यहां तक इतना आपको पृथ्वी की संरचना में आपको याद रखना होगा। अगला देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो समझिए ध्यान से, बैंक रेट क्या होता है। इससे पहले आपको आरबीआई के बारे में जानना होगा। एक बैंक होता है आरबीआई। आरबीआई जो होता है, ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक होता है। पूरे भारत के जितने भी बैंक है, उसके बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। देखिए, हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, जैसे पीएनबी, एसबीआई से, लेकिन अगर उस सब बैंक को, जो कॉमर्शियल बैंक है जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, उन लोग अगर उधार लेना होता है तो वो लोग कहां से लेते हैं? वो लोग आरबीआई से पैसे लेते हैं। ठीक है, तो बैंकों का बैंक ये है, पूरे बैंक को जो संचालन करता है वो आरबीआई करता है। तो अब समझ में आएगा, जो आरबीआई बैंक है, तो किसी बैंक को, थोड़े देर के लिए समझ लीजिए हम पीएनबी बैंक को मान के चलते हैं कि अगर पीएनबी बैंक आरबीआई से उधार लेता है, पीएनबी बैंक आरबीआई से उधार लेता है, तो जिस रेट पर, जिस ब्याज पर अगर आरबीआई इसको पैसा देगा पीएनबी को, उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट के नाम से जाना जाता है। ये बैंक रेट होता है लंबे दीर्घ काल के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, फिर से मान लीजिए अब एसबीआई की बारी आई। एसबीआई भी बोला कि नहीं हमको भी लोन चाहिए, लेकिन एसबीआई बोला नहीं, हमको लंबे समय के लिए नहीं, हमको थोड़े समय के लिए आप दे दीजिए, बहुत कम समय के लिए। तो जो अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो लिया जाता है लोन आरबीआई से, उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, उसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट के मतलब होता है कि कोई भी बैंक आरबीआई से थोड़े कम समय के लिए, अल्पकालीन के लिए जो ब्याज लिए, मतलब ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है आरबीआई से, उसे लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और लंबे समय के लिए लीजिएगा तो बैंक रेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो लोग आरबीआई से लिया। अब मान लीजिए कि कभी कभी पीएनबी के पास या आरबीआई के पास, सॉरी एसबीआई के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए। ठीक है, और मान लीजिए बहुत ज्यादा इन लोग के पास पैसा होगा, तो इन लोग भी चाहेगा कि हम भी ब्याज का पैसा कमाएं। तो इन लोग क्या करेगा कि मान लीजिए इसके पास, पीएनबी के पास बहुत पैसा हो गया, तो ये भी अपना पैसा कहां लगा देगा? आरबीआई को। बोलेगा भैया आप हमारा पैसा रख लीजिए और हमको इसके बदले में थोड़ा हमको ब्याज दे दीजिए। तो जो छोटा बैंक आरबीआई को जो पैसा देगा रखने के लिए और जो इसको ब्याज मिलेगा, तो ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ये कहलाता है, जब कोई बैंक आरबीआई को पैसा देता है तो वो कहलाता है, जिस दर पर देता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। और जो आरबीआई जो छोटे बैंकों को जिस दर पर देता है पैसा, वो कहलाता है रेपो रेट। तो छोटा बैंक आरबीआई को देगा रिवर्स रेपो रेट पर, और आरबीआई देगा पीएनबी को रेपो रेट पर। रेपो रेट हमेशा ही बड़ा होता है। अगर मान लीजिए कि आरबीआई पैसा दे रहा है पीएनबी को 5% पर, तो ऐसा नहीं है कि अब पीएनबी आरबीआई को पैसा दे रहा है तो पीएनबी कहेगा कि हम भी आपको 5% पर देंगे। नहीं, हमेशा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से छोटा होता है। ये जब भी देगा तो 4.5 तक ही दे सकता है, या 5 से नीचे ही देगा। 5% से नीचे कभी नहीं 5 तक पहुंच सकता है, या 5 से पार कर सकता है। ठीक है, तो रेपो रेट से हमेशा छोटा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
ये समझ में आ गया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, ठीक है। आरबीआई के बारे में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में जो आरबीआई के चेयरमैन है वो है शक्तिकांत दास और आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है 1909 के भारत परिषद अधिनियम क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस पर अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे मार्ले। और मिंटो जो है भारत में वायसराय थे। ये भारत में मिंटो वायसराय थे, भारत में शासन कर रहे थे, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो है मार्ले मिंटो, इन्हीं के शासनकाल में 1909 में मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का गठन किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का गठन, अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन होता क्या है, ध्यान से समझिए। मुस्लिमों के लिए अगर उनका चुनाव किया जाएगा तो सिर्फ मुस्लिम को मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं, यही सांप्रदायिक निर्वाचन कहलाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार द्वारा इसका किया गया था, ये उपबंध, ठीक है। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब देखिए 1909 के अधिनियम के समय ये क्या हुआ, जब भी अंग्रेज शासन करते थे भारत पर तो भारतीयों को ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता था। मतलब कि कोई भी जब केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद, जब अंग्रेज लोग उसमें प्रांतीय परिषद में सिर्फ अंग्रेज लोग ही उसमें शासन करते थे, उसमें सदस्य हुआ करते थे, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता था। कोई भी नियम कानून बनाने में कोई प्रस्ताव पेश होता था या फिर बजट पेश होता था तो भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 1909 के बाद जब भी कोई केंद्रीय विधान परिषद में जब बजट बनता था तो उसमें बजट के ऊपर भी बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिल गया। केंद्रीय या फिर प्रांतीय विधान परिषद में या फिर वायसराय के कार्यकालीय परिषद में भारतीयों को भी नियुक्त करने का अधिकार मिल गया, भारतीयों को भी नियुक्त किया जाने लगा। और जो भारतीय को नियुक्त करने में सबसे पहला भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ सिंह को सबसे पहले भारतीय को वायसराय के कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया था, ठीक है। और उसमें बजट पर बहस करने का और उन पर प्रश्न पूछने का भी भारतीयों को मौका मिला था 1909 के अधिनियम के तहत में, समझे। तो ये हो गया 1909 के भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में इतनी जानकारी। अब देख लीजिए ऊर्जा क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा इसकी ऐसा ही मात्रक, इसको देखिए जो भी हम लिखेंगे बताएंगे उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसे नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। थोड़ा ये फास्ट सीरीज है क्योंकि ये हम लाइव नहीं चला रहे हैं तो हम आराम से करेंगे। ये वीडियो हमको अपलोड करना पड़ता है तो इसको ध्यान से आप देखिएगा, पॉज करके इसको जरूर नोट कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक। और इसका सीजीएस मात्रक जो होता है ये होता है अर्ग होता है। इस ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है क्योंकि देखिए अदिश राशि सदिश राशि उसे कहते हैं। सदिश में डायरेक्शन देखिए जिसमें आयतन और दिशा दोनों ही निश्चित हो उसे हम लोग सदिश कहते हैं, जिसमें आयतन और दिशा अनिश्चित हो, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्शन आपको निश्चित नहीं है। ऊर्जा आप ऐसे थोड़ी कहेंगे पूर्व की ओर हमको इतना ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है, हमको बाएं तरफ बहुत ज्यादा ऊर्जा है, दाएं तरफ ऊर्जा नहीं है, ऊपर की ओर ज्यादा ऊर्जा है, नीचे की ओर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा हर जगह समान होता है। आदमी कहीं भी अगर थकता है, आदमी बोलते बोलते भी थकता है तो ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते सिर्फ मुंह और जीभ ही थक गया, मुंह बंद हो गया, बाकी शरीर सब चालू है। थकेगा, पूरा शरीर थकेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी खास दिशा में काम करता है, ठीक है। अब ऊर्जा देखिए बहुत प्रकार की ऊर्जा होता है, जैसे कि आपको नाभिकीय ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया और फिर यांत्रिक ऊर्जा हो गया। नाभिकीय ऊर्जा में जैसे कि नाभिक के अंतर्गत होता है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा में हाइड्रोजन और हीलियम के सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है। नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत परमाणु बम और हाइड्रोजन बम आते हैं, ठीक है। नाभिकीय के अंतर्गत आते हैं हाइड्रोजन बम
परमाणु बम। प्रकाशीय ऊर्जा में बल्ब को देख लीजिए, जो बल्ब हमें प्रकाश देती है प्रकाशीय ऊर्जा के कारण। रासायनिक ऊर्जा में देख लीजिए, अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ जैसे मोमबत्ती जलता है, वो रासायनिक पदार्थ के कारण, रासायनिक ऊर्जा के कारण ही वो जल पाता है। चाहे बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, बैटरी से हमें जो ऊर्जा मिलती है, जो हम बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, रासायनिक ऊर्जा के कारण ही हमें बैटरी से हमें प्राप्त हो पाता है प्रकाश। ठीक है। फिर है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो तरीके का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के, गतिज और स्थिति। अगर ये दोनों को मिला दे तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को ध्यान से समझिए, ये क्या है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। देखिए, अगर कोई वस्तु कोई खास द्रव्यमान के साथ वो किसी भी वेग से अगर वो जा रहा है, किसी वेग से जा रहा है, तो वो गतिज ऊर्जा कहलाता है। देखिए, कोई भी वस्तु अगर वो गति में है, चल रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है, कहीं भी खड़ा है या फिर जमीन से किसी ऊंचाई पर है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। क्यों होगा? देखिए, अगर जमीन पर रुका हुआ है तो स्थिर है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा है। अगर किसी हाइट पर है, जमीन है और कोई वस्तु यहाँ पर रुका हुआ है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। कैसे? क्योंकि इसमें देखिए, इसका फॉर्मूला h आ रहा है, हाइट है, तो हाइट होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होगा। अब इसके एग्जांपल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, किसे हमको गतिज ऊर्जा का एग्जांपल दीजिए। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, गतिज ऊर्जा। पंखा चल रहा है, गतिज ऊर्जा। लेकिन पंखा जो सेलिंग में टंगा हुआ है, तो उसमें दो प्रकार का, अगर पंखा रुका हुआ है, सिर्फ टंगा है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि वो हाइट पर है, एज है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगर पंखा चल रहा है, लटका हुआ चल रहा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। जमीन पर गाड़ी चल रही है, गतिज ऊर्जा होगा। अगर कोई वस्तु अगर छत पर रखा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का समझ गए एग्जांपल। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा न्यूमेरिकल जान लीजिए। अगर मान लीजिए 5 kg का कोई वस्तु है, और अगर वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक धनुष, मान लीजिए तीर है जो 5 kg का, ठीक है, उसे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको फेंका जा रहा है। ठीक है, तो अगर फेंकिएगा तो उसमें कितना गतिज ऊर्जा आएगा? तो 10 × 100 और गुने 5, ये 500 और बटा 2 250, 250 उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, हाइट होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होगा, और इसमें हाफ mv² गतिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, आगे देख लीजिए। अगला है कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, हम जो भी वीडियो लाते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा हम इसको डिटेल में बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा करेगा। तो इसको देखिएगा और इसके लाइक शेयर कमेंट्स इस पर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। देखिए, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ को हम बांटते हैं, इसको अगर हम बांटेंगे तो एक भौतिक में बांटेंगे, दूसरा रासायनिक में बांटेंगे। रासायनिक, ठीक है, इसको रासायनिक में बांटेंगे, रासायनिक में। भौतिक में बांटेंगे तो 3 तरीके से बटेगा, ठोस, द्रव और एक गैस। रासायनिक में बांटेंगे तो ये बटेगा शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध को बांटेंगे तो ये तत्व यौगिक में बढ़ जाएगा, तत्व यौगिक। इसमें बांटेंगे अशुद्ध में समान। अशुद्ध को हम लोग मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मिश्रण तभी होगा जब दो अशुद्ध पदार्थ को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये मिश्रण हो जाएगा, जिसमें हम लोग समान मिश्रण के नाम से जानते हैं। और एक होगा विषमांग होता है। ठीक है, तत्व हो गया, ये हो गया। अगर तत्व को बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फिर धातु, इसको बांटेंगे अधातु, और फिर एक होता है उपधातु। तो धातु और धातु, उपधातु में तत्व को बांटेंगे। ठीक है, यौगिक को बांटेंगे कार्बनिक में, अकार्बनिक में, कार्बनिक और अकार्बनिक, इसको यौगिक को बांटेंगे। ठोस, द्रव, गैस हो गया, ये हमारा ये भौतिक परिवर्तन में हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अभी हम इसको
भौतिक परिवर्तन पूछे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के बारे में, तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। ये क्या है? पदार्थ, वैसे पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जो जगह घेरता है, जिसको हम तौल सकते हैं, ठीक है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए पदार्थ ऐसे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान, तो चलिए अब हम पदार्थ के बारे में देख लेते हैं कि पदार्थ, इसके मुख्यतः 3 होते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं मुख्यतः, लेकिन इससे अब 5 प्रकार के पदार्थ भी पता चल चुका है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि इसे पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस, मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें अब 2 और जुट गए हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वां है। ठोस उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा कड़ा हो, जिसके अणु आपस में बहुत ज्यादा सटा हुआ है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिसके अणु आपस में बहुत ज्यादा सटा हो ठोस कहलाता है। जिसके अणु थोड़ा दूरी पर हो इसको द्रव कहते हैं, और जिसका अणु बहुत ज्यादा दूरी पर हो उसे हम लोग गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मा कहते हैं वैसा पदार्थ जिसमें चार्ज उत्पन्न हो, ठीक है, जिसमें चार्ज हो, प्लस माइनस का चार्ज होता है, उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में चार्ज होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिला है, इस पर अभी काम चल रहा है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पदार्थ में 2 वैज्ञानिकों ने इसमें 2 वैज्ञानिक का नाम है, जो 2 वैज्ञानिक इस पदार्थ पर काम कर रहे थे। एक भारतीय वैज्ञानिक है बोस और दूसरा है आइंस्टीन। इन्हीं 2 वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस पदार्थ का नाम रखा गया है, ठीक है। ठोस हो गया, जो सबसे कण जिसका सटा हुआ आपस में वो ठोस है। द्रव होता है जिसका कण हटा हुआ है हल्का। गैस, इसका और कण हटा हुआ है। प्लाज्मा में चार्ज होता है प्लस माइनस के। प्लाज्मा जान लीजिए किसी इसमें चार्ज होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें ऊर्जा होती है, उष्मा होती है। इसमें लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सूर्य में 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए सूर्य में से भी इसमें ज्यादा तापमान होता है। सूर्य में हम, अगला है परिस्थितिकी के बारे में जानिए। परिस्थितिकी क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। परिस्थितिकी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, इसकी शब्द जो है, सबसे पहले परिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किए थे वो किए थे 1868 में। रीटर ने सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किए थे, और इसके बारे में जो सबसे जानकारी दिए थे, सबसे पहले पूरे फुल डिटेल में जो जानकारी दिए थे वो दिए थे अर्नेस्ट हैकल ने इसके बारे में जानकारी दिए थे, और अर्नेस्ट हैकल को ही इकोलॉजी का फादर के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अर्नेस्ट हैकल। परिस्थितिकी की जो इकाई इसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, इकाई को कहते हैं इकोसिस्टम। इसे परितंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। परिस्थितिकी में हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं वो करते हैं जीव जंतु प्लस वातावरण। इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग जीव जंतु और वातावरण के संयुक्त हम लोग अध्ययन करते हैं, दोनों को मिला करके उसे परिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। उसके शब्द जो सबसे पहले दिए रीटर 1868 में, जानकारी इसके बारे में अर्नेस्ट हैकल ने दिए। इसकी इकाई इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के बारे में जानिए। इसके बारे में सबसे पहले इकोसिस्टम के शब्द के जो प्रयोग किए थे, सबसे पहले शब्द ये किए थे एजी टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किए थे। इकोसिस्टम को 2 भागों में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं, अजैविक और दूसरा है जैविक। हम इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे जानकर, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लिखते हैं मिटा करके। जो भी हम लिखा रहे हैं उसको फटाफट हम लोग नोट करते जाइए, याद करते जाइएगा, ठीक है। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं। अब देखिए यहां पर लिखते हैं जैविक, अजैविक, इसको अजैविक, फिर इधर जैविक। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अजैविक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक। इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसको ध्यान से समझिए। कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, ये आते हैं कार्बनिक के अंतर्गत। दूसरा है फिर अकार्बनिक। अकार्बनिक जो भी बता रहे फास्ट सीरीज है इसलिए हम फास्ट लिख के चल रहे, इसको नोट करते जाइएगा। अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब अकार्बनिक। फिर आता है जलवायु, इसके अंतर्गत आता है जितने भी, चाहे वर्षा हो गया, बादल हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, ये सब आता है। ठीक है, तो अजैविक के अंतर्गत ये 3 आते हैं। अब हम देख लेते हैं जैविक के अंतर्गत। जैविक के अंतर्गत जो आता है ये भी 3 आते हैं। जैविक के अंतर्गत आता है उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? वैसा चीज जो हमें उत्पादन करके देता है, जिसे हम खा सकते हैं, जिसके ऊपर हम आश्रित रह सकते हैं, जैसे पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा ये उत्पादक के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता है जिसे जो उत्पादक ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, जो खाने वाला होता है। तो इसलिए उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो पेड़ पौधे पर आश्रित होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे खाने के लिए आश्रित होते हैं उसे प्रथम उपभोक्ता। जो हरे पत्तियां खा के रहते हैं, जैसे बकरी, खरगोश। ठीक है, फिर है द्वितीय उपभोक्ता उसे कहते हैं जो प्रथम उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। प्रथम उपभोक्ता पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, मांस भी खाते हैं। ठीक है, जैसे कि द्वितीय उपभोक्ता में मनुष्य बकरी भी खाता है और घास फूस भी खाता है। ठीक है, फिर सांप हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब द्वितीय उपभोक्ता में। जो प्रथम उपभोक्ता को भी भक्षण करता है, खा लेता है। फिर आता है तृतीय उपभोक्ता उसे कहते हैं जो प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का भक्षण करता है, जो खाता है। जैसे कि बाघ, शेर, चीता। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाघ है, मनुष्य को भी खाता है, बकरी को भी खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आता है तीसरा चीज आता है अपघटक कहते हैं वैसा चीज जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, इन सभी चीजों का नाश करता है, उन सभी चीजों का सड़ाने गलाने का काम करता है। उसको जो नष्ट होता है जमीन पर उसको साफ करने का काम करता है। हमारे जो वातावरण में है इसे साफ सुथरा तरीके से अपघटक द्वारा ही रखा जाता है। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म छोटे छोटे जीव जंतु आते हैं, जैसे जीवाणु, कवक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये बकरी, मनुष्य, बाघ ये सब मरेगा, अगर ये सूक्ष्म जीव जीवाणु कवक नहीं जाएगा तो क्या होगा? सड़ गल के यहीं पर रहेगा, बदबू फैलेगा, लोग यहाँ जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज मरने के बाद, इसको सड़ाने गलाने के बाद इन लोग को यहाँ मनुष्य पृथ्वी पर से साफ सफाई का काम करने का काम किसका है? जीवाणु कवक को। ये सब मरने के बाद इस सबको जीवाणु और कवक मिलकर खा जाता है, जिससे हमारा पृथ्वी और वातावरण हमारा साफ सुथरा रहता है। ठीक है, इसके बाद जान लीजिए परिस्थितिकी के अंतर्गत ही क्या हुआ? 1927 ईस्वी में 1927 में चार्ल्स अल्टन द्वारा एक फूड चेन दिया गया। फूड चेन यानी आहार श्रृंखला दिया गया। आहार श्रृंखला ये क्या है? इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर किसी भी जीव जंतु या किसी भी जीव जंतु का जो संख्या है उसे संतुलित बनाए रखने के लिए आहार श्रृंखला की बहुत जरूरी है। जैसे घास है, इसको बकरी खा के खत्म कर देगा, बकरी को मनुष्य खा के खत्म कर देगा, मनुष्य को बाघ खा लेगा, बाघ को चील खा लेगा। मतलब कोई भी एक दूसरे को खा करके इसकी संख्या को क्या करेगा? संतुलित रखेगा। ऐसा नहीं है कि बकरी बढ़ रहा है, दुनिया में बकरी की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसे भी मनुष्य खा के इसकी जनसंख्या को संतुलित रखेगा। मनुष्य भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में नहीं हो सकता, इसको भी बाघ शेर खा लेगा किसी तरीके से। बाघ शेर भी ऐसा नहीं कि अगर इसको मनुष्य नहीं खाएगा तो कोई नहीं खाएगा, ये भी मरेगा, इसको भी चील लोग खा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये फूड चेन, इसी को कहते हैं, जिसने चार्ल्स अल्टन ने 1927 में दिया था। तो ये अगला है हमारा विटामिन, पोलियो, रेबीज, बैक्टीरिया, विषाणु, रक्त परिसंचरण, रक्त परिवर्तन के आविष्कारक के नाम।
जान लीजिए, विटामिन के जो खोज किए थे वो फंक ने किए थे, लेकिन विटामिन ए, विटामिन बी, ये दोनों का खोज मैकुलर ने किए थे। जितना बता रहे इसको नोट करते जाइएगा। विटामिन सी का खोज ऑलकट द्वारा किया गया था, सॉरी हॉलकट, हॉलकट, इनका हम शॉर्ट नाम लिखे हॉलकट। डी का किए थे हॉपकिंस, हॉपकिंस, इसे याद रखिएगा। विटामिन फंक ए बी का मैकुलर, सी का हॉलकट और डी का हॉपकिंस ने किए थे। पोलियो का किए थे जॉन सॉल्क, जॉन सॉल्क, जॉन साल्क ने किए थे। रेबीज का खोज किए थे लुइस पास्चर, इसको याद रखिएगा, लुइस पास्चर, पास्चर, लुइस पास्चर ने ही पोस्चुराइजेशन दिया था, पोस्चुराइजेशन, पोस्चुराइजेशन ये होता है जैसे दूध को क्या करते हैं, एक लगभग 60 डिग्री या उससे भी तापमान पर 30 मिनट तक अगर गर्म करेंगे या अधिक तापमान पर अगर थोड़े समय के लिए गर्म करेंगे तो उससे बैक्टीरिया मर जाता है। मरने के बाद दूध पूरा बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, ठीक है, तो उसे पोस्चुराइजेशन कहते हैं, जो लुइस पास्चर ने इस नियम को खोजा था। बैक्टीरिया का खोज किया था इवानोव्स्की, सॉरी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक, विषाणु का खोज इवानोव्स्की, 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 इवानोव्स्की विषाणु का। रक्त परिसंचरण का किए थे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण का। रक्त परिवर्तन का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त परिवर्तन का खोज किए थे। इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, देखिए अब है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम जितना भी लिखा रहे हैं इसको आप पूरा नोट करते जाइएगा, इसको याद कीजिएगा। हम रिवीजन के तौर पर शॉर्ट वीडियो लाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्क रीडर, रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ओएमआर का। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली, ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। वैन का देखिए यहां पर वैन लिखते हैं, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क। फिर होता है लैन, एक है लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, एरिया नेटवर्क, ये हो गया। फिर है WWE, WWE, सॉरी WWW, ये होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किए थे टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स, टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली इसका निर्माण किया था WWW का। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। एटीएम का होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मशीन। फिर होता है मॉडेम, मॉडेम का होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। मॉडेम का होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये आप ध्यान से इसको लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका खोज टिम बर्नर्स ने किया। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का, एटीएम का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मॉडेम का मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अगला हम लिखते हैं, अगला हमारा लास्ट सवाल है आज का, इसको ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, ब्लू बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? यह है इंग्लैंड का, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी देश का अपना एक सरकारी दस्तावेज होता है, हम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 4-5 लिखवा दे रहे हैं। तो ब्लू बुक है इंग्लैंड का। एक होता है ज्वाइंट बुक, ज्वाइंट बुक, ज्वाइंट पेपर, सॉरी ज्वाइंट पेपर, ये होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक देशों का, देशों का दस्तावेज, दस्तावेज, 2 या 2 से अधिक सरकारी दस्तावेज जो होता है उसे कहते हैं ज्वाइंट पेपर।
एक होता है येलो बुक, येलो बुक, येलो बुक, येलो बुक है फ्रांस का, येलो बुक है फ्रांस का, फ्रांस। एक है आपको व्हाइट बुक, लिखते जाइए व्हाइट बुक, व्हाइट बुक है आपका, व्हाइट बुक पुर्तगाल, पुर्तगाल, चीन, जापान, सॉरी जर्मनी, चीन जर्मनी, ये तीन का है। फिर है व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर है इंडिया, इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड। फिर है आपको ग्रे बुक, ग्रे बुक, ग्रे बुक, ये है आपका बेल्जियम, बेल्जियम और जापान, बेल्जियम और जापान। फिर है आपको ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक, ध्यान से देखिए नीदरलैंड, नीदरलैंड, ये नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। हो गया ज्वाइंट येलो, व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर, ग्रे बुक, ऑरेंज। एक है ग्रीन, ग्रीन बुक, ग्रीन बुक है इटली और ईरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। और चलिए दोस्त, आज हमारे आज 10 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और हमें इस पर जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।